Hello students, in this video we'll be dealing with the topic forms of power sharing. This is the last topic of the chapter power sharing. Now in the previous videos you have understood about the power sharing model in Belgium, that how one group shares power with the other group so that they can maintain peace in their country. तो अब इन दिस टॉपिक विल बी स्टडिंग अबाउट कि पावर को हम किन अलग अलग तरीक़ों से शेयर कर सकते हैं इन अ कंट्री. नाउ बिफोर कमिंग टू द टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग, फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड व्हाई दिस पावर शेयरिंग वाज रिक्वायर्ड, और डेमोक्रेसी के आने से पहले क्या कंसेप्ट था लोगों के पास, कि क्या शुरू से वो पावर को शेयर कर रहे थे या नहीं. नाउ you can see on your screens I have underlined. The idea of power sharing has emerged in opposition to the notions of undivided political power. अब ये power sharing का concept कब आया? When people thought that किसी भी एक हाथ में power का concentration नहीं होना चाहिए, because at sometimes it becomes very dangerous कि एक ही इंसान के पास सारा power है, there is nobody else to check that power. उस power पे कोई उंगली नहीं उठा सकता, उस इंसान पे कोई क्लेम नहीं कर सकता, अकाउंटेबिलिटी नहीं रहती उस इंसान की. तो इसी आइडिया के अगेंस्ट एक नया कंसेप्ट आया, दैट पावर शुड बी शेयर्ड. इट शुड नॉट लाई इन द हैंड्स ऑफ वन पर्सन और ओनली कंसंट्रेटेड इन अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल. सो कई सालों तक फ्रॉम द टाइम्स एंशिएंट टाइम्स, जब से ये मोनार्किज्म, लीडरशिप, ये सारी चीज़ें जैसे ही दुनिया में आई, उस समय से पावर का कंसंट्रेशन लोगों के हाथ में रहता था, पावर शेयर नहीं किया जाता था. लाइक यू मे थिंक ऑफ द टाइम्स जब मोनार्किज्म होती थी, वेदर इट इज़ इन इंडिया और इन सम अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. तो क्या होता था, उस किंग के पास, उस मोनार्क के पास, उस एम्परर के पास सारे पावर रहते थे. वो अपने पावर को किसी के साथ शेयर नहीं करता था. But with time, gradually things changed. People realized कि monarchism और dictatorship या किसी और तीसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से काफ़ी बेहतर है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. और एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, वी शेयर पावर विद द पीपल. लाइक इफ अ गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड, दैट गवर्नमेंट, द पीपल हु मेक दैट गवर्नमेंट, वो आपस में ही पावर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. They can also distribute the power amongst the various institutions that make the government. तो ये सारी changes कब से आने शुरू हुई, जब से the various countries started adopting a democratic form of government. Now, one basic principle of democracy is that people are the source of all political power. Next thing about democracy, one important thing about democracy is that पावर लाइज इन द हैंड्स ऑफ द पीपल. जैसे इंडिया में हमें वोटिंग राइट्स दिए जाते हैं, तो वो जो पावर है वो किस तरीके से हमारे हाथ में, वोटिंग राइट्स के थ्रू. इन अ डेमोक्रेसी पीपल रूल देमसेल्व्स थ्रू इंस्टीट्यूशंस ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट. ना अब वोटिंग राइट्स हमारे पास है, तो एवरी इंडिविजुअल कैन नॉट पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग डायरेक्टली. तो इस तरीके से क्या होता है कि जो पीपल हैं, दे विल elect their representatives and those representatives will then participate in the decision making. और दूसरा तरीका, जो अलग अलग institutions हैं, like in India you have 3 levels, the central government, the state government and the local bodies. तो पावर को ट्रांसफ़र किया जाता है, सारा पावर किसी एक गवर्नमेंट के पास कंसंट्रेटेड नहीं है. The central government shares its powers with the state government and the state government shares its power with the local government, so that हर लेवल में लोगों के पास पावर हो. In a good democratic government, due respect is given to diverse groups and views that exist in a society. And ये क्यों किया जाता है, क्योंकि हम सभी को लेके चलना चाहते हैं, सभी को वो रेस्पेक्ट देना चाहते हैं, सभी को हम इम्पोर्टेंट फील करवाना चाहते हैं कि हाँ, एवरीबडी ऑफ us is a part of the country, everybody is important, सभी के ओपिनियन को हम वैल्यू देते हैं. everyone has a voice in shaping of the public policies. So this is the
thing that is the basis of power sharing. Now let us see what are the various kinds of arrangement, या फिर कौन कौन से तरीके हैं जिनसे हम पावर शेयर करते हैं. Now in modern democracies basically we have 4 types of arrangements. So let us go through the first one. You can see there's a tick mark. This is the first point. Power is shared among different organs of the government such as the legislature, executive and judiciary. तो पहले एक अरेंजमेंट क्या है कि हाँ, जो गवर्नमेंट फॉर्म होती है उसके 3 अलग अलग हिस्से हैं. वन इज़ द लेजिस्लेचर, द सेकेंड इज एग्जीक्यूटिव एंड द थर्ड इज द जुडिशरी. ये 3 बेसिक ऑर्गन्स हैं एक गवर्नमेंट के, एंड दे ऑल हैव ऑलमोस्ट इक्वल पावर. कोई भी इसमें सबऑर्डिनेट नहीं है. लेजिस्लेचर is equivalent to executive, executive is equivalent to judiciary, and vice versa. All 3 of them are equivalent to each other. कोई भी किसी से कम नहीं है. Now just briefly I'm telling you, legislature is the body that makes the law, executive is that part of the government which executes the law, and judiciary is that part of the government which acts as a watchdog. मतलब they will see whether things are going fine or not. कुछ भी अगर discrepancy है, कुछ भी अगर गलत हो रहा है, तो it is the judiciary which will make corrections. So we'll be studying about legislative, executive and judiciary again in the next chapters. So for the time being, ये जो level है government का, which is made up of legislative, executive and judiciary, it is also called horizontal arrangement. क्योंकि horizontal मतलब क्या होता है? All the points, जो line है वो एक straight line है, horizontal line है. उसमें क्या होता है, सारे जो points है वो एक ही लेवल में, कोई भी ऊपर या नीचे नहीं है. तो हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे बनता है? व्हेन डिफरेंट पॉइंट्स यू ड्रॉ, यू मेक डिफरेंट डॉट्स एंड यू जॉइन देम इन द सेम लेवल, यू मेक अ हॉरिजॉन्टल लाइन. तो उसी तरीके से गवर्नमेंट कैसे बनी हुई है? बेसिकली 3 ऑर्गन से विच आर इक्वल टू ईच अदर, कोई भी एक से ऊपर या नीचे नहीं. तो दैट इज़ वाई दे हैव गिवन दिस टर्म हॉरिजॉन्टल. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम पर्पस. यू मस्ट रिमेंबर कि हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट अगर क्वेश्चन में है कि व्हाट इज़ द हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, यू मस्ट रिमेंबर इट इज़ comprised of 3 organs: legislative, executive and judiciary. Now such a separation ensures that none of the organs can exercise unlimited power. Each organ checks the other. अब ये अरेंजमेंट क्यों बनाया गया है? गवर्नमेंट के 3 पार्ट क्यों बनाए गए? ताकि किसी एक के पास मोर पावर ना चला जाए, and every other organ can check the power of the other organ. जैसे अगर लेजिस्लेचर का बात करें, मतलब लॉ मेकिंग बॉडी का, अगर कोई लॉ गलत बन गया, बनने के बाद उसमें कुछ इश्यूज आ रहे हैं, द पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड, तो ये चेंजेस कहाँ से हो सकता है? वी कैन गो टू द जुडिशरी. जुडिशरी रेफर्स टू लाइक आवर कोर्ट्स. तो हम कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं उस लॉ के अगेंस्ट. तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि हाँ, जो भी बिल पास हुआ पार्लियामेंट में, जो भी लॉ बने, अगर वो किसी तरह बन भी गया, लेकिन अगर उसमें कुछ गलती है, तो इवन कॉमन पीपल हैव दिस राइट, वी हैव बीन गिवन दिस पावर कि हम जुडिशरी के पास जाके वहाँ से उस लॉ को चेंज करवा सकते हैं. तो इससे हमें क्या दिख रहा है कि हाँ, ऐसा नहीं कि पार्लियामेंट के पास सुप्रीम पावर है, जो लॉ मेकर्स हैं हमारे, उनके पास सुप्रीम पावर है. हम ये देख रहे हैं कि हाँ, एक का पावर दूसरा चेक कर सकता है. एंड दिस रिजल्ट्स इन बैलेंस ऑफ पावर अमंग वेरियस इंस्टीट्यूशन. और ऐसे करने से क्या होता है? द लेजिस्लेटिव, द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, देयर इज अ बैलेंस अमंग ऑल 3 ऑफ देम. नोबडी बिकम्स अ सुप्रीम पावर. Last year we studied that in our democracy, even though ministers and government officials exercise power, they are responsible to the parliament or state assemblies. Now दूसरा एग्जाम्पल ये ले सकते हैं कि जो एग्जीक्यूटिव है हमारा, द पीपल हु रन द कंट्री, ओके, लाइक द MLAs, द MPs, अगर उनसे कुछ गलती हो रही है, अगर एग्जीक्यूटिव से कुछ गलती हो रही है, तो अगेन उसको चेक करने के लिए कौन है? वी हैव द जुडिशरी. सो दिस इज हाउ वी मेंटेन the
government or the constitution maintains the balance of power in the country. Similarly, although judges are appointed by the executive, they can check the functioning of executive or laws made by the legislature. अब ऐसा नहीं है कि जो अब जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, इट इज़ थ्रू द एग्जीक्यूटिव. ओके, द एग्जीक्यूटिव अपॉइंट्स द जजेस, लेकिन जज बनने के बाद द जजेस हैव द पावर कि जो जिन लोगों ने उसे अपॉइंट किया है, जिस इंस्टीट्यूशन ने उन्हें अपॉइंट किया है, ऐसा ना हो कि वो उससे सिर्फ रेस्पेक्ट देते रहे. अगर उनसे कुछ गलत हो रहा है, उस एग्जीक्यूटिव से कुछ गलत हो रहा है, तो दीज जजेस, द जुडिशरी विल पॉइंट फिंगर्स एट देम एंड दे विल proceed with the appropriate procedure as to how to check the wrongdoings done by them. This is why this arrangement is called a system of checks and balances. मतलब हर एक ऑर्गन गवर्नमेंट का दूसरे ऑर्गन को चेक कर ले रहा है, एक बैलेंस मेंटेन कर ले रहा है. So this is your first kind of arrangement. Now let us have a look at the second kind of arrangement. Now, the second arrangement says that power can be shared among governments at different levels. तो पहला पॉइंट हमने जो देखा, पहला अरेंजमेंट हमने देखा, वो सारे के सारे ऑर्गन्स क्या है, एक ही लेवल में. लेकिन जो सेकेंड अरेंजमेंट है वो क्या कहता है, नाउ दीज ऑर्गन्स आर एट डिफरेंट लेवल्स, वन इज सुपीरियर टू द अदर. अ जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री एंड गवर्नमेंट्स एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल. तो अब गवर्नमेंट के क्या लेवल्स हो सकते हैं, द सेंट्रल गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट और द रीजनल गवर्नमेंट. डिफरेंट अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग नोमेनक्लेचर है, अलग अलग नाम दिए गए हैं. जैसे इंडिया में वी हैव सेंट्रल, स्टेट एंड द लोकल गवर्नमेंट. इन सम प्लेसेस यू हैव, इन प्लेस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स दे कॉल इट आइदर प्रोविंशियल गवर्नमेंट या फिर रीजनल गवर्नमेंट. Such a general government for the entire country is usually called federal government. तो पूरे देश को जो कंट्रोल कर रही है गवर्नमेंट, दैट इज, जिससे हम, जैसे इंडिया में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको क्या हम बोलते हैं, फेडरल गवर्नमेंट. इन इंडिया वी रेफर टू इट एज द सेंट्रल और द यूनियन गवर्नमेंट. The governments at the provincial or regional level are called by different names in different countries. This is what I was saying कि अलग अलग countries में इसके अलग अलग नाम है. Now, in India, the provincial government or the regional government is called as the state government. तो now it's clear कि ठीक है, जो फेडरल गवर्नमेंट है इंडिया में उसका नाम सेंट्रल गवर्नमेंट है या फिर उसे हम यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं, और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट या फिर रीजनल गवर्नमेंट है इंडिया में उसका नाम क्या है, स्टेट गवर्नमेंट. दिस सिस्टम इज़ नॉट फॉलोड इन ऑल कंट्रीज. अब लेकिन ये जो लेवल बनाना है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज़ का, ये ज़रूरी नहीं है कि हर कंट्री में यही 3 लेवल्स होंगे या यही 2 लेवल्स होंगे. देर आर मैनी कंट्रीज़ वेयर वी ओनली हैव 2 लेवल्स या फिर देर आर सम कंट्रीज विच हैव ओनली 1 लेवल. अब वो डिपेंड करता है उनके कन्वीनियंस पे कि वो क्या एक ही गवर्नमेंट सभी को हर लेवल्स में, ग्रास रूट लेवल तक सबको कंट्रोल कर लेती है या नहीं, वो कंट्री कितना सक्षम है ऑटोनॉमी देने में या फिर नहीं देने में, क्या बिना ऑटोनॉमी दिए भी वो अपने देश को अच्छे से चला पा रहे हैं या नहीं. There are many countries where there are no provincial or state governments, but in those countries like ours, there are different levels of government. And the constitution clearly lays down the powers of different levels of government. And all these countries nowadays, almost all the countries of the world except for a few, most of us are a democratic country, और हर एक democratic country के पास अपना एक constitution होता है, और constitution में everything is laid down, all the rules are laid down कि कौन से गवर्नमेंट के पास कितना पावर होगा या फिर वो गवर्नमेंट अपना पावर दूसरे लेवल के साथ शेयर करेगी या फिर नहीं. And one very good example we have seen already, one was of Belgium, the other was of Sri Lanka. And this power sharing was done in Belgium and not in Sri Lanka. जैसे बेल्जियम में हमने देखा, बेल्जियन मॉडल में, कि गवर्नमेंट ने पावर को शेयर किया अलग अलग लेवल्स पे. वहाँ उनके पास सेंट्रल गवर्नमेंट भी था, दे हैड अ रीजनल गवर्नमेंट
एंड दे ऑल्सो हैड अ थर्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच वॉज कम्युनिटी गवर्नमेंट. तो खैर कम्युनिटी गवर्नमेंट इस सेकेंड पार्ट का अरेंजमेंट नहीं है. यहाँ पे बेल्जियन मॉडल से अगर रेफर करें तो बेल्जियन मॉडल के जो पहले 2 पॉइंट्स थे, सेंट्रल गवर्नमेंट का होना और रीजनल गवर्नमेंट का होना, दैट इज रेफरिंग टू द फेडरल गवर्नमेंट एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट इन दिस पॉइंट. The same principle can be extended to levels of government lower than the state government such as municipality and पंचायत. तो जैसे बेल्जियम में हमने देखा कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक स्टेट गवर्नमेंट है या फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट है. उस तरीके से हम और भी लेवल्स बढ़ा सकते हैं. हम ये पावर शेयरिंग को और नीचे तक ले जा सकते हैं और ग्रास रूट लेवल तक ले जा सकते हैं. जैसे इंडिया में क्या है, वी हैव अ थर्ड टियर, तीसरा लेवल भी है जिसे हम लोकल सेल्फ बॉडीज़ कहते हैं. और लोकल सेल्फ बॉडीज़ जैसे टाउन्स में क्या है, टाउन्स में वो म्यूनिसपैलिटी के नाम से जाना जाता है और विलेजेस में वो पंचायत के नाम पे रहता है. Let us call division of powers involving higher and lower levels of government vertical division of power. We shall study these at some length in the next chapters. Again we will be going through all this vertical federalism, एक पूरा चैप्टर ही है नेक्स्ट लेसन नंबर 2. अब ये जो अरेंजमेंट है विच इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट लेवल्स इन विच वन बॉडी इज़ सुपीरियर टू द अदर, वन बॉडी इज़ लाइंग एट अ हायर लेवल एज कम्पेयर टू द अदर बॉडीज़. तो इस अरेंजमेंट को हम वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर कहते हैं. अब क्योंकि वर्टिकल डिवीजन क्यों कहते हैं, क्योंकि जो वर्टिकल लाइन होती है दैट इज ड्रॉन व्हेन यू ज्वाइन डॉट्स इन सच अ मैनर कि हर एक डॉट जो है वो दूसरे वाले डॉट से या तो ऊपर है या तो नीचे है, दे आर नॉट इन द सेम लाइन. तो इस तरीके से आप कॉन्ट्रास्ट करके समझ सकते हैं द हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर और this the second arrangement is the vertical division of power. So I'll be dealing with these 2 arrangements in this video. In the next video we'll be going with the other 2 arrangements. Thank you students.